हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। कैसे हैं आप सब? सो आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पर मैनेजमेंट पेपर टू एनटीए यूजीसी नेट की भी तैयारी साथ में करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये 500 क्वेश्चंस आपके मिक्स एंड मैच वाले क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ इजी रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे, कुछ मीडियम रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे। और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो इनकी आप डिटेल एनालिसिस के थ्रू आप करिएगा तो आपका साइड बाय साइड आप लोगों के जो टॉपिक हैं वो भी तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे ये लाइव क्लास नहीं है, हम यहाँ पर रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप क्या करेंगे ना, क्वेश्चन देखने के बाद में वीडियो को रोक देंगे, है ना। वीडियो को देख रोक देंगे और फिर अपना फटाफट से आंसर जो है वो आप उसका लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप करिएगा। आंसर देख के अगर आप करोगे प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी। आंसर बिना देखे क्वेश्चन पढ़ के आंसर खुद करने की कोशिश करना, तब आपकी प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपके कितने सही निकले ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, ऑल द बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनी व्हिच entails setting up the new district business unit and the board of directors can be regarded as। एक कॉर्पोरेट मैनेजर है जो अपना बिजनेस हु स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव, उसने क्या किया है, कंपनी के लिए नया इनिशिएटिव लिया है। किसने? कॉर्पोरेट मैनेजर ने। कॉर्पोरेट मैनेजर ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसने क्या किया है, एक न्यू बिजनेस यूनिट को ओपन करने के बारे में उसने बताया है। तो आपको ये बताना है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बी रिगार्डेड एज। ये जो पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है? वो इको प्योर है, या फिर वो आपका टेक्नो प्योर है, इंट्राप्रेन्योर है, या फिर सोशल इंटरप्रेन्योर है? वो कौन है वो आपको बता रहा है। द राइट आंसर इज सी गाइस। एज यू नो दैट कि कॉर्पोरेट मैनेजर यानी कि वो कंपनी में काम करने वाला पर्सन है जिसने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है, तो वो कौन हो जाएगा? इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो चैनल पर अवेलेबल है, उसको जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन। असर्शन कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए। रीजन कहता है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंडिस्पेंसिबल एंड रिलियंट एंड वाइब्रेंट कैपिटल ऑफ मार्केट। कॉर्पोरेट प्रशासन निवेशक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन लचीला जीवंत पूंजी बाजार के लिए अनिवार्य है। अब इसमें से क्या लगता है कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो असर्शन रीजन करने का रूल होते हैं। तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप देखेंगे असर्शन जो है वो सही है या गलत है, फिर देखेंगे कि रीजन जो है वो सही है या गलत है, उसके बाद आप देखेंगे कि असर्शन जो है वो किस तरह से दिया गया है, और रीजन जो है वो क्या वो असर्शन को पूरी तरह से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। दोनों ही अगर सही है, वेल एंड गुड, लेकिन क्या रीजन जो है वो असर्शन को डिनोट कर रहा है, असर्शन के बारे में ही बता रहा है रीजन, या नहीं बता रहा है? उसको आप बिकॉज, क्योंकि ये लगाकर आप देखेंगे, उसके बाद आप आंसर को टिक करेंगे जो गिवन ऑप्शन है उसमें। तो द राइट आंसर इज ए गाइस, क्योंकि दोनों में ही आप देख रहे हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जा रही है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और कैसे प्रोवाइड करता है उसके बारे में नीचे रीजन बताया गया है, इसलिए बोथ दी right one. So both are A and R the correct, and R is the right explanation of A. The next question is the process for enabling employees to better understand and develop their career skills and interest, and to use these skills and interest most effectively both within the company and after they leave the firms is known as। यहाँ पर आपको ना करियर से जुड़ा हुआ एक टर्म का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपको पढ़कर ये बता रहा है कि वो क्या है। वो करियर डेवलपमेंट के ऊपर है, करियर प्लानिंग, करियर मैनेजमेंट एंड करियर काउंसलिंग। सो द राइट आंसर इज सी गाइस, दिस इज बिलोंग्स टू द करियर मैनेजमेंट। इसका भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस जितनी भी है ना उनको ध्यान से देखो। ऑल्दो करियर के जितने भी टर्मोलॉजीज है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी के लिए, बाकी ये जो प्रोसेस बताई गई है जिसमें आपकी होल करियर को मैनेज किया जा रहा है, इसलिए दिस प्रोसेस इज कम्स अंडर द करियर मैनेजमेंट।
नेक्स्ट है द टर्म द वॉर फॉर टैलेंट वॉज कॉइन्ड बाय। द वॉर फॉर टैलेंट, आज के समय का ये सत्य है कि आज के समय टैलेंट को लेकर वॉर चल रहा है। हर कोई टैलेंटेड पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में रखना चाह रहा है। क्वालिफाइड तो ठीक है, टैलेंटेड होना चाहिए। मान लो पर्सन ने पढ़ा लिखा बहुत है लेकिन वो नहीं जानता है कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, तो कोई वैल्यू नहीं है। आजकल टैलेंट की वैल्यू ज्यादा है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है ये किसने दिया है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ए, मैकिन्से। नहीं पता इसको शॉर्ट वाली कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ एम्प्लॉयज स्किल्स, knowledge and capabilities that may not show up in the balance sheet but have significant impact on a firm's performance। कर्मचारी कौशल ज्ञान और दक्षताओं के स्टॉक को क्या संदर्भित करता है जो एक बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे सकता लेकिन फर्म के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है? किसके बारे में बात हो रही है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज? व्हाट रिफर टू द स्टॉक ऑफ एम्प्लॉयज स्किल्स? वर्ड ना आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। द राइट आंसर इज सी, ह्यूमन कैपिटल। जैसा मैंने कहा स्टॉक ये कीवर्ड है जो यहाँ पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आइडियाज आर अपॉर्चुनिटीज। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 कहता है एन अपॉर्चुनिटी इज एन आइडिया दैट हैज द क्वालिफाई of being attractive, durable and timely, which of one of the following option is correct? सभी विचार अवसर होते हैं। अवसर एक ऐसा विचार है जिसमें आकर्षक, टिकाऊ और सामयिक होने के गुण होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सोचिए समझिए फिर आंसर कीजिएगा। द राइट आंसर इज डी गाइस। इसका जो सही आंसर है दैट इज डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये इनकरेक्ट है लेकिन ये सही है। ऐसा क्यों? देखो सारे आइडियाज तो हमारे दिमाग में बहुत आते हैं। काश मैं पंख लगा के उड़ सकती। आइडिया आया यार क्यों ना हमारे साथ ऐसा हो जाता, काश मैं प्रधानमंत्री होती। मतलब इस तरह के बहुत सारे आइडियाज जो है वो हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, लेकिन सारे आइडियाज हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो फिजिबल होते हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इसलिए ऑल आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज इज नॉट करेक्ट वन। The right next answer, next question is what are the three interpersonal role of manager? अब ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको अब पता चल ही चुका होगा क्या होना चाहिए, है ना। इंटरपर्सनल रोल क्या है मैनेजर्स के, वो आपको यहाँ पर बताना है। इंटरपर्सनल रोल आपको पता है ना, किसने दिए हैं ये आप बताएंगे मुझे, मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है तो आप बताएंगे। पहली चीज आप ये बताओगे कि ये जो मैनेजर्स के रोल हैं वो किसने दिए हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे मैनेजर्स रोल्स किसने दिए हैं और कितने होते हैं। और सॉरी ये तो मैंने ही बता दिया, 3 होते हैं। 3 जो है, चलो ठीक है, 3 तो आपके कैटेगरीज हैं। टोटल कितने होते हैं ये आप बताओगे। ठीक है, टोटल कितने होते हैं ये आप बताओगे। सो द राइट आंसर इज बी गाइज। जो इंटरपर्सनल रोल होता है मैनेजर का वो होता है फिगर हेड, लीडर एंड लाइसेंस। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। नॉट पूछा गया है आपसे कि नॉट अ हेनरी फ्योल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। सो कौन सा है जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है? हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबको नाम याद है? नहीं है तो कर लो, इंपॉर्टेंट है। जो नहीं दिया है वो कौन सा नहीं है? दैट इज द राइट आंसर इज ए, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। क्योंकि ये किसने दिया है? ये आपके टेलर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर नोन फॉर। मैक्स वेबर किस चीज के लिए फेमस है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज सी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर्स कौन है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, entering a foreign market by developing the foreign based assembly or manufacturing facilities known as। फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए, है ना, विदेशी आधारित असेंबली या विनिर्माण सुविधाओं को विकसित करके विदेशी बाजार में प्रवेश करना क्या कहलाता
है? एक्सपोर्ट, लाइसेंस, जॉइंट ऑनरशिप और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या कहेंगे इसे? So the right answer is D guys, इसका सही आंसर है D, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसकी डिटेल भी दी गई है, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ, बट आप लोगों के लिए मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सभी की यहाँ पर शॉर्ट में डिटेल्स बताई गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड फोरकास्टिंग मैथड इज नॉट अ सर्वे मैथड? आपको यहाँ बताना है डिमांड फोरकास्टिंग की जो मेथड है उनमें से कौन सी मेथड सर्वे मेथड नहीं है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग में भी दो तरह की मेथड्स होती हैं। वो दो तरह की मेथड्स कौन सी हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं, ठीक है? तभी तो रिवीजन होगा। तो इसमें से सर्वे मेथड कौन सी नहीं है? डेल्फी मेथड, एंड यूज मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड कंप्लीट enumerations method. Which one is not the survey method of demand forecasting? So the right answer is C guys. C is the right one. इसका सही आंसर है this one. Graphical method is not the survey method. ठीक है, ये सर्वे मेथड नहीं है, क्योंकि दो तरह की मेथड होती है, सर्वे मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। तो सर्वे मेथड में डेल्फी, एंड यूज और कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड आता है, और स्टैटिस्टिकल मेथड में आपकी ग्राफिकल मेथड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है, कल्चर इज द cumulative preference of some states of life and some organized way to dealing with the basic concerns by member of a society. Statement 2 कहता है, there are the various way of making employees aware about the organization culture. This include stories, language, rituals, organizational structures and the physical layouts and the rules and policies. तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग कि संस्कृति जीवन के कुछ राज्यों की संचयी वरीयता है और समाज के सदस्यों द्वारा बुनियादी चिंताओं से निपटने की कुछ संगठित तरीके हैं। कथन 2 कह रहा है कि कर्मचारी को संगठन की संस्कृति के बारे में जागरूक करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें कहानियां, भाषा, अनुष्ठान, संगठनात्मक संरचना, भौतिक लेआउट्स, नियम और नीतियां, इनके द्वारा आप समझा सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है। The right answer is C guys. Both the statements are the correct regarding the culture. Next one, which of the following were two major criteria of the first official definition of a small scale industry coined in 1990 in the year of 1950? वर्ष 1950 में गढ़े गए लघु उद्योग की पहली आधिकारिक परिभाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख दो मापदंड थे? कौन से प्रमुख दो मापदंड थे जब 1950 में बात की गई थी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की? उसके बारे में आपको बताना है। तो द राइट आंसर इज ए। उस समय पर जो देखा गया था वो था द साइज ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कफोर्स। अचल संपत्तियों में सकल निवेश का आकार और कार्यबल की ताकत। नेक्स्ट, कैश फ्लो एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल फॉर मैनेजमेंट। इट्स चीफ एडवांटेजेस आर। उसके एडवांटेजेस क्या हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर एडवांटेजेस दिए गए हैं और यहाँ पर इसके आंसर्स दिए गए हैं। किन किन चीजों में ये मदद करता है, आपका फाइनेंशियल टूल की तरह काम करता है मैनेजमेंट में? सो द राइट आंसर इज ए गाइस। इसका सही आंसर जो है वो है आपका, सही आंसर जो है वो है आपका दिस वन, जिसमें आपका ए हेल्प्स इन कैश मैनेजमेंट, हेल्प्स इन इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट इज डिस्क्लोज द मूवमेंट ऑफ कैश। इन चीजों के बारे में ये बताता है आपका कैश फ्लो एनालिसिस, ठीक है। The last question of the day, list 1, list 2, product line, depth of product, width of product mix and length of product line. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अलग अलग तरीकों से इसका क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट विथ, और इन
सब को टोटल मिलाकर जो है वो कहते हैं, लाइक प्रोडक्ट की लाइन और प्रोडक्ट की डेप्थ, इन सब को टोटल मिलाकर जो कहते हैं वो है प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, अब बताइए क्या क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज ए गाइस, इसका सही आंसर है आपका ए। जो प्रोडक्ट लाइन है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे कि शैम्पू, साबुन, कंडीशनर, सर्फ, ये सब एक साथ प्रोडक्ट लाइन में आ गए। डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट यानी कि इन्हीं के अंदर क्या क्या चीजें और मौजूद हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अंडर द ईच प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि शैम्पू में एंटी डैंड्रफ शैम्पू, लॉन्ग हेयर शैम्पू, सोप में गुलाब का सोप हो गया, चंदन का सोप हो गया, क्लियर स्किन सोप हो गया, वट एवर। ठीक है, तो प्रोडक्ट विथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, विथ क्या हो जाएगा आपका, सो दैट इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस को ही हम यहाँ पर विथ कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है लेंथ ऑफ प्रोडक्ट अलाइन, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन दी लाइंस, जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उन सबको टोटल मिलाकर आपका कहा जाता है प्रोडक्ट लाइन, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ओके, चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप कि ये सेशन आप लोग के हेल्पफुल रहा हो। तो जैसा मैंने कहा कि मुझे बताइएगा कि किस किस के कितने आंसर सही निकले हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस बस हमने शुरू की है और आगे हम इसी तरह से 500 क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे, सो गेट रेडी फॉर इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड वेल स्मार्ट। बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते जाइए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, तभी आपका सपना जो है वो पूरा होगा। सपना नहीं, एक्चुअली आपका उद्देश्य पूरा होगा, आपका एम पूरा होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।